नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए एक नजर डालते हैं पहले सुर्खियों पर। स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ, पीएम मोदी ने करीब 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट की शुरुआत। कहा, सदी की उपलब्धियों में गिना जाएगा ये अभियान। देश भर में स्वच्छता अभियान से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने अभियान में लिया भाग। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अनेक गणमान्यों ने राजघाट और विजय घाट पर दी श्रद्धांजलि। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी हुआ आयोजन। हजारीबाग से झारखंड में पीएम मोदी शुरू करेंगे 83,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास प्रोजेक्ट्स। जनजातीय समुदाय से होगा संवाद। रांची में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रैली को भी करेंगे संबोधित। इजराइल ईरान में संघर्ष के बीच डेनमार्क में इजरायली दूतावास के पास 2 धमाके। जांच में जुटी पुलिस। इजराइल से नहीं आई कोई प्रतिक्रिया। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। ये कार्यक्रम स्वच्छता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण जन आंदोलन स्वच्छ भारत मिशन के शुभारंभ के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस मौके पर उन्होंने 9,600 करोड़ रुपए की लागत की साफ सफाई और स्वच्छता से संबंधित कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें अमृत और अमृत 2 के अंतर्गत परियोजनाएं, गोवर्धन स्कीम के अंतर्गत स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन और 15 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजनाएं शामिल हैं। आज के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आज स्वच्छता से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है। मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोवर्धन प्लांट, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही हमारा देश ज्यादा चमकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में गांधी जी का नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि उनके नाम पर सत्ता बटोरने वाले लोग उनके प्रिय काम को ही भूल गए। के बाद स्वच्छता पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया। जिन लोगों ने सालों साल गांधी जी के नाम पर सत्ता के रास्ते ढूंढे, गांधी जी के नाम पर वोट बटोरे, उन्होंने गांधी जी के प्रिय विषय को भुला दिया। उन्होंने गंदगी को, शौचालय के अभाव को देश की समस्या माना ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने गंदगी को ही जिंदगी मान लिया। नतीजा ये हुआ कि मजबूरी में लोग गंदगी में ही रहने लगे। गंदगी रूटीन लाइफ का हिस्सा बन गई। समाज जीवन में इसकी चर्चा तक होनी बंद हो गई।
इसलिए जब मैंने लाल किले की प्राचीर से इस विषय को उठाया तो देश में जैसे तूफान खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने तो मुझे ताना दिया कि शौचालय और साफ सफाई की बात करना भारत के प्रधानमंत्री का काम नहीं है। ये लोग आज भी मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन साथियों, भारत के प्रधानमंत्री का पहला काम वही है जिससे मेरे देशवासियों का, सामान्य जन का जीवन आसान हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरीकरण के बढ़ने से आने वाले समय में स्वच्छता को लेकर चुनौतियां बढ़ेंगी। पीएम ने कहा कि आने वाले समय में ऐसी तकनीक विकसित करनी होगी जिससे शून्य कचरा उत्पन्न हो। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, शहरीकरण बढ़ेगा, वेस्ट जनरेशन की संभावनाएं भी बढ़ेगी। कूड़ा कचरा ज्यादा निकलेगा और आजकल जो इकोनॉमी का एक मॉडल है यूज एंड थ्रो, वो भी एक कारण बनने वाला है। नए नए प्रकार के कूड़े कचरे आने वाले, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आने वाला है। इसलिए हमें फ्यूचर की अपनी स्ट्रेटेजी को और बेहतर करना है। हमें आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जिससे रिसाइकल के लिए सामान का ज्यादा उपयोग हो सके। हमारी जो कॉलोनियां हैं, हमारे जो हाउसिंग है, कॉम्प्लेक्सेस है, उनको हमें ऐसे डिजाइन करना होगा कि कम से कम जीरो की तरफ हम कैसे पहुंचे। हम जीरो कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अंतर बचे जीरो से। हमारा प्रयास होना चाहिए कि पानी का दुरुपयोग ना हो और वेस्ट पानी को ट्रीट करके इस्तेमाल करने के तरीके सहज बनने चाहिए। गांधी जयंती के अवसर पर आज संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल पर गांधी प्रतिमा पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुष्प गुच्छ अर्पित किए। इस मौके पर लोकसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारीगण भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रेरणा स्थल परिसर में स्वच्छता अभियान भी चलाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों के साथ प्रेरणा स्थल परिसर में स्वच्छता अभियान में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के लोधी कॉलोनी में स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया। इस स्वच्छता अभियान में जेपी नड्डा के साथ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद बांसुरी स्वराज और रोहिणी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती तक पिछले 1 दशक से स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन कर रही है। और लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान में भाग लिया। गांधी जयंती के अवसर पर होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कोलकाता पहुंचे। उन्होंने महालया की शुभकामनाएं दी और बलात्कार और हत्या की शिकार प्रशिक्षु डॉक्टर को न्याय दिलाने की उम्मीद जताई। पश्चिम बंगाल में रेल परियोजनाओं की प्रगति को लेकर उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में रेलवे परियोजनाओं की निरंतर प्रगति देखना चाहते हैं। उन्होंने कोलकाता के उपनगरीय ट्रेनों में अधिक से अधिक यात्रियों की सुविधा के लिए लोकल ट्रेनों में डिब्बों की संख्या 9 से बढ़ाकर 12 करने की जानकारी भी दी। अच्छे कार्यक्रम है, एक ब्रिज का उद्घाटन है और दूसरा जो शालदा से हमारी जितनी भी सबअर्बन सर्विसेज हैं उन सबअर्बन सर्विसेज में कैपेसिटी बढ़ाने का बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया गया है। सभी ट्रेन्स को 300 ट्रेन्स को
300 सर्विसेज को 9 कोच से 12 कोच में कन्वर्ट किया है। आज उसका भी सब काम आरंभ होगा और साथ ही साथ आज पूज्य बापू का दिन है, तो आज स्वच्छता के हिसाब से भी सारा काम। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर खबरों का ये सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। On the turbulent waters of the ocean, I stand firm in my country's defense. In the ocean's deepest depths, I roam unfettered. And high above the oceans, I bring my enemy down. As limitless is the ocean, so are my opportunities to make a career out of a calling, to serve the nation with honor, to succeed in battle and in life. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि बिहार में पिछले 2 दिनों से कोसी में बढ़े हुए जल स्तर में कमी आई है, लेकिन बाढ़ग्रस्त इलाकों में फिलहाल राहत नहीं मिली है। दरभंगा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण के जरिए स्थिति का जायजा लिया। साथ ही साथ राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में पॉलीथीन, जनरेटर सहित कई अन्य सुविधाएं बहाल कर दी गई हैं। साथ ही साथ बाढ़ पीड़ितों तक कम्युनिटी किचन सेंटर के तहत मदद भी पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी स्वयं एरियल सर्वे करके बाढ़ पीड़ितों की स्थिति का जायजा लिया गया है और उससे हम लोगों को मार्गदर्शन भी मिल रहा है और हम लोग जहां कहीं भी बाढ़ पीड़ित होंगे उनको हर संभव जो है मदद पहुंचाएं। नहीं, हम लोग दोनों तरफ से हर दृष्टिकोण से जहां से भी हमारा रीच होगा हम लोग बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचेंगे। फूड पैकेट्स है, कम्युनिटी किचन है, जो लोग जहां पे शिफ्ट किए हैं शिविर में वहां पे हम लोगों ने जनरेटर की भी व्यवस्था कर दी है। और नेपाल में हुई भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। बारिश से आई बाढ़ ने देश के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नेपाल के गृह मंत्रालय के जारी हुए आंकड़ों के अनुसार अब तक 228 लोगों की मौत हो गई है और 25 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 13,000 लोगों को बचाया जा चुका है। बाधित राजमार्गों को खोलने और प्रभावित लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के प्रयास तेज करने के साथ साथ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्य जारी हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता मुजफ्फरपुर से मधुरेश नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेश, अभी की ताज़ा स्थिति की बात जानना चाहें तो क्या कुछ ताज़ा स्थिति है और साथ ही साथ राहत बचाव का कार्य कहां तक पहुंचा है? जी, जैसे कि मैं बता दूं कि बिहार में अभी जो सबसे ज्यादा फ्लड से अफेक्टेड जिले हैं उसमें दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सुपौल और पूर्णिया शामिल हैं। और सुबह हम लोग दरभंगा में थे और अभी मैं मुजफ्फरपुर पहुंच चुका हूं। यहाँ पे जो 3 प्रखंड है, औराई, कटरा और गायघाट, ये तीनों ही प्रखंड जो है वो फ्लड से अफेक्टेड हुआ है। और यहाँ 41 कम्युनिटी किचन जो जिला प्रशासन के द्वारा अभी चलाया जा रहा है और जिसमें 32,000 से ज्यादा लोगों के खाने पीने की व्यवस्था है। इसके साथ ही 60 जो बाथरूम है, शौचालय की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पेयजल के लिए भी
अलग से व्यवस्था की गई है, क्योंकि बाढ़ में जो सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को है वो पीने के पानी और खाने की ही है। तो ये व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है और इसके साथ ही कई जगहों पर मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं, जहां पर लोग को कोई परेशानी होती है तो वो जाकर अपना इलाज भी करा सकते हैं। इसके साथ ही पशुओं की रहने की भी और उनके चारे की भी व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है। अभी थोड़े देर में यहाँ पर जो मुजफ्फरपुर के डीएम है वो भी आने वाले हैं। वो लगातार जो सामुदायिक किचन है और लोगों की रहने की व्यवस्था है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। तो अब बताया जा रहा है कि 15 से 20 मिनट में अभी वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। हो सकता है कि अभी तुरंत पहुंच जाए, लेकिन इस बीच में एक ये भी है कि कई गांव हैं जो बाढ़ में पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं और ये तीनों प्रखंड के लगभग 55 गांव जिला प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है कि बाढ़ में बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं, जिसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार नाव लेकर के लोगों मधुरेश, ये भी जानना चाहेंगे जो पूरी तरह से प्रभावित है गांव, वहां से लोगों को निकालकर कहां पर रखा गया है? क्या वो पूरी तरह से सुरक्षित है? क्या उनके पास खाने पीने की पूरी तरह से व्यवस्था है? हाँ बिल्कुल, जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा 55 एम्बुलेंस नाव यानी रेस्क्यू नाव की व्यवस्था की गई है, जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के द्वारा संचालित की जा रही है। और जो भी गांव ज्यादा प्रभावित हैं वहां से लोगों को निकाल कर लाया जा रहा है और उनके रहने की व्यवस्था की गई है। कुछ लोगों की रहने की व्यवस्था स्कूल वगैरह की जगहों पे की गई है, जो सुरक्षित स्थान चिन्हित किए गए हैं जिला प्रशासन के, वहां पे रहने की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही आप मेरे पीछे अगर देख पा रही होंगी तो कुछ प्लास्टिक शीश डाल करके यहाँ भी लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही यहीं पर उन लोगों के लिए शौचालय और पीने के पानी खाने की व्यवस्था सब कुछ की जा रही है। इसके साथ ही जो बिहार सरकार है उसने केंद्र सरकार से मदद मांगी थी, जिसके बाद वायुसेना की मदद मिल रही है और कुछ गाँव में एयर ड्रॉपिंग भी की गई है। सूखे खाने का फूड पैकेट्स बना करके वहां पे ड्रॉपिंग की जा रही है। इसके अलावा जो एनडीआरएफ की टीम है वो जब भी किसी गांव में जा रही है, अगर लोग अपना घर छोड़ करके सुरक्षित स्थान पर जाने से मना कर रहे हैं तो वो वहां पर उनको खाने के पैकेट्स वगैरह भी उपलब्ध करा दी। ये भी कहा जा रहा है कि 2 दिन से कोसी में जो बढ़ा हुआ जलस्तर है उसमें कमी आई है, तो ऐसे में कितनी उम्मीद है कि जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां से पानी को निकाल लिया जाएगा? देखिए, पिछले 2 दिनों से हम लोग लगातार पूरे फ्लड को ट्रैक कर रहे हैं और पिछले 2 दिनों में हमारे देखते हुए में लगभग 2.5 फीट जो पानी है जलस्तर है वो कम हुआ है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि नेपाल में जो बारिश हो रही थी उसमें कमी आई है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगले 3 से 4 दिनों में जो अफेक्टेड एरिया है वहां पे जो जल स्तर है इसमें बड़ी कमी देखने को मिलेगी। हालांकि इस बीच में एक परेशानी की बात यह भी है कि इस पूरे इलाके में जो भी फ्लड इफेक्टेड एरिया है वो पूरा कृषि प्रधान एरिया है और वहां फसल बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। हालांकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसके लिए भी मुआवजे का प्रावधान देगी। जी बिल्कुल। और जहां तक बात है देखिए पशुओं की, तो पशुओं के लिए क्या कुछ व्यवस्था? हाँ जी बिल्कुल, जो टीम एनडीआरएफ एसडीआरएफ जी मधुरेश, तो आपको बता दें कि बिहार में पिछले 2 दिनों से कोसी में बढ़े जलस्तर में काफ़ी कमी आई है, लेकिन फिलहाल बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत नहीं मिली है। और दरभंगा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर उसका जायजा भी लिया है। साथ ही साथ राहत और बचाव कार्य भी काफ़ी तेज़ है केंद्र सरकार की ओर से भी और राज्य सरकार की ओर से भी। साथ ही साथ आम लोग जो हैं वो भी जो है मदद के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। कम्युनिटी किचन सेंटर के तहत भी मदद पहुँचाई जा रही है। साथ ही साथ जो जनरेटर है और उसके अलावा दवाइयाँ, तमाम सारी सुविधाएं वो मुहैया कराई जा रही हैं। खाना मुहैया कराया जा रहा है ताकि जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहाँ से जो राहत बचाव चल रहा है लोगों तक सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीटी न्यूज़। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH 605। बदलो आदत बदलो।
बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी जाति जनगणना करने की बात कह रहे हैं। मुंबई और बेंगलुरु में इंडी गठबंधन की बैठक में अब जब जाति जनगणना कराने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन राहुल गांधी ममता बनर्जी के दबाव के कारण चुप थे। इसके जरिए कोई मैसेज साफ साफ है कि स्वच्छता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में का एक बहुत ही उपयोगी पार्ट है। स्वच्छता से कई चीज़ों से छुटकारा पाया जा सकता है। बीमारी, कई तरह की बीमारियां गंदगी के कारण होती हैं, कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं, कई तरह की महामारी फैलती है। तो अगर स्वच्छ रहेंगे तो उन सब से छुटकारा मिलेगा। हापुड़ जनपद के गांव लुखराड़ा में ग्रामीणों की एक अच्छी पहल देखने को मिली है। ग्रामीणों ने गांव में एकत्र होकर सरोवर के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को जीवन देने का काम किया है। लुखराड़ा गांव में स्वतंत्रता सेनानी सरदार सिंह सरोवर के जीर्णोद्धार का उद्घाटन किया गया है। सरोवर बनने के बाद गाँव की सुंदरता में चार चांद लग गए हैं। आज लुखराड़ा गाँव के अमृत सरोवर की सराहना हो रही है। सरोवर के चारों तरफ साफ सफाई को लेकर ग्रामीण काफी जागरूक नजर आ रहे हैं। ये एक मिसाल है पूरे हापुड़ के लिए, लुखराड़ा का ये तालाब और इसकी महत्ता, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आईजीएल श्री पवन जी ने, श्री रामवीर जी ने, राम प्रधान जी ने। यहाँ पर सभी गांव के जितने भी लोग हैं, जितने भी ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, गांव के लोग हैं, उन सब ने अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब ये खूबसूरत सी चीज़ बन के आई है, मेरा सभी गांव वालों से निवेदन है कि अब हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेकर के इसको और अच्छा बनाए रखने का प्रयास करना, कोशिश करनी है कि इसमें कोई भी कूड़ा ना जाए। और ये पोखर पूरे हापुड़ के लिए ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक मिसाल है कि किस तरह से कुछ लोगों के प्रयास से, इनिशिएटिव से किसी गंदी चीज़ को बहुत सुंदर बनाया जा सकता है। भारतवर्ष में जितनी भी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, इसमें नियम है कि उनका जितना भी एवरेज प्रॉफिट है, का 2% प्रॉफिट का CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सामाजिक कार्यों पे खर्च होता है। तो हर एक कंपनी के पास काफ़ी पैसा होता है इस तरह के कार्यों पे खर्च करने के लिए। तो हमारे गांव के ही रहने वाले दीपक कुमार जी हैं, उन्होंने मुझे संपर्क किया कि ये समस्या है गांव में, और उन्होंने प्रस्ताव भेजा। तो हमने इंद्रप्रस्थ गैस का जो CSR फंड है उससे व्यवस्था की, और बॉन्डमैन ऑफ इंडिया हमारे साथ जुड़े, जिन्हें बहुत ही अच्छा अनुभव है और कार्य यहाँ पर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि भारत जापान विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने और हिंद प्रशांत एवं उससे आगे के क्षेत्र में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने की उम्मीद करता हूँ। भारत ने मध्य पूर्व में संघर्ष के बढ़ने के खतरे को लेकर चिंता व्यक्त की है। अमेरिका में कार्नेगी एंडोमेंट वार्ता के दौरान हुई बातचीत में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि संघर्ष के बढ़ने को लेकर भारत काफी चिंतित है। जयशंकर ने इजराइल पर हमास के हमले को आतंकवादी हमला बताते हुए इजराइल के जवाबी कार्रवाई जरूरत बताया। साथ ही विदेश मंत्री ने कहा कि किसी भी देश को किसी तरह की प्रतिक्रिया से पहले अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून को ध्यान में रखना जरूरी है।
और इजराइल पर ईरानी हमले के बाद उत्पन्न हुई तनावपूर्ण स्थिति के बीच इजराइल में स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही साथ भारतीय दूतावास ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की भी सलाह दी है। तेल अवीव में मौजूदा जो स्थिति है उसको देखते हुए नागरिकों से देश के भीतर अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षा आश्रयों के करीब रहने का आग्रह किया गया है। दूतावास ने आपात स्थितियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन नंबरों पर वे किसी भी समय फोन कर मदद मांग सकते हैं। भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और साथ ही साथ नागरिकों की सुरक्षा के लिए इजरायली अधिकारियों के साथ संपर्क में भी है। और आपको बता दें कि भाजपा पार्षद दिलीप विदे पाटिल ने महाराष्ट्र के पुणे में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 कैप्टन और 1 इंजीनियर सवार थे। साथ साथ उन्होंने कहा कि उड़ान भरने के करीब 1 किलोमीटर बाद कोहरा होने की वजह से हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्थानीय लोग हेलीपैड का ऑडिट न होने और सुरक्षा चिंताओं के चलते इसे बंद करवाने की मांग भी कर रहे हैं। 3 आदमी गुजर गए। जो वस्ती है हेलीपैड की वजह से कुछ मालूमात करते नहीं है, कुछ उसका ऑडिट नहीं करते और उड़ान करते। तो आगे ऐसा घटना होना नहीं चाहिए। ऐसा कुछ हुआ तो हम यहाँ के सब लोग लोकल जो लोग हैं हम आके ये हेलीपैड बंद करने के लिए हम कोशिश करेंगे। ये एनसीपी के नेता अध्यक्ष हैं तटकर साहब, वो कल यही हेलीपैड से कुछ ही जगह पे घूमे थे और ये सुबह उनको लेने के लिए जू मुंबई जाने वाला था, ऐसा मालूमात हमारे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।